हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 177 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का व्याख्या भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 41 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय विदेश नीति का गुलजार सिद्धांत किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए है 1998 में, ऑप्शन बी है 1997 में, ऑप्शन सी है 1996 में, ऑप्शन डी है 1999 में। आंसर हो जाएगा दोस्तों 1996 में। जो भारतीय विदेश नीति का गुलजार सिद्धांत है वह 1996 में अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि एक गुलजार सिद्धांत क्या था। वास्तव में गुलजार सिद्धांत क्या था ये देखते हैं। व्याख्या है दोस्तों, भारतीय विदेश नीति का गुलजार सिद्धांत 1996 में अस्तित्व में आया था। गुलजार सिद्धांत का मूल मंत्र यह था कि पड़ोसी देशों में भारत पर विश्वास पैदा करने की कोशिश करनी होगी, फिर उनके साथ विवादों को बातचीत से सुलझाना होगा। पहले तो इसका मूल मंत्र यही था गुलजार सिद्धांत का कि हम पहले अपने जो पड़ोसी देश हैं पहले उनमें अपने प्रति, भारत के प्रति क्या है, विश्वास पैदा करेंगे और उसके बाद ही कोई भी विवाद हो उन विवादों को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करेंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था गुलजार सिद्धांत का। और वैसे भी जो भारत की विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष, उसमें सह-अस्तित्व पे बात कहा गया है, पूरा जिक्र है कि भारत जो है सह-अस्तित्व बनाएगा किसी भी देश के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ हर चीज़ का सह-अस्तित्व रखेगा, उनसे समझौता करेगा, उनसे अच्छा संबंध रखेगा और निर्णय जो होगा बातचीत के माध्यम से ही किया जाएगा। ऐसा हमारे विदेश नीति का हिस्सा है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस राजनीतिक चिंतक ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया है? निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने या राजनीतिक चिंतक ने जो है संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है, ये बताना है। ऑप्शन ए है हाब्स ने, ऑप्शन बी है लाक ने, ऑप्शन सी है बोदा ने, ऑप्शन डी है मॉन्टेस्क्यू ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाब्स ने। ठीक है, हाब्स ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है। आंसर ए सही है, हाब्स। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची सॉवरेंटी लैटिन शब्द सुपर और एनस से लिया गया है। जो संप्रभुता है वो आंग्ल पर्यायवाची शब्द जो है सॉवरेंटी से लिया गया है, जो एक लैटिन शब्द है और इसका जो अर्थ होता है सुपर और एनस दो शब्दों से मिलाकर बना है और जिसका अर्थ उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। तो इसको, और जो सॉवरेंटी है वो लैटिन शब्द के दो शब्दों है जिसमें सुपर और एनस से लिया गया है, सुपर और एनस से, जिनका अर्थ होता है मतलब सर्वोच्च शक्ति। आगे देखते हैं। संप्रभुता को सर्वप्रथम व्याख्या बोदा द्वारा की गई थी। संप्रभुता की सर्वप्रथम जो व्याख्या की गई थी वो बोदा महोदय द्वारा की गई थी, जिनके अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। लेकिन संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में हाब्स ने विकसित किया है। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है? किसके द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, किसके द्वारा ये बताना है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा और डी है प्रधानमंत्री द्वारा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा है।
तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही जो अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है, अभ्यर्थियों का चयन जो किया जाता है उस संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। और संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो इसको आप याद रखेंगे। और जो भी है संघ लोक सेवा आयोग, जैसे एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है, एक संघ लोक सेवा आयोग होता है। तो राज्य लोक सेवा के लिए राज्य स्तर पे बनाया गया है जो लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है। और संघ के लिए यूपीएससी आपका होता है। आप व्याख्या देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं उन्हें कहा जाता है जिनके अधिकारी केंद्र मतलब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए जाते हैं तथा केंद्र के मूल नियंत्रण में रहते हैं। जब सेवाएं राज्यों के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। हर राज्य में आप देखते हैं, हर राज्य में जो अखिल भारतीय के होते हैं आईएएस पीसीएस होते हैं वो स्टेट कैडर के मतलब स्टेट कैडर अलग है, यूपी कैडर, बिहार कैडर ऐसे लिया जाता है उनको। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते हैं दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन। जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मैटलैंड का, ऑप्शन बी है काम्टे का, ऑप्शन सी है बकल का, ऑप्शन 4 है ब्राइस का। ऑप्शन डी है मतलब ब्राइस का है। तो 44 का जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका ए सही हो जाएगा, मैटलैंड का। ठीक है। मैटलैंड का कथन है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन है मैटलैंड का, इसको याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए। ज्ञान के वर्तमान अवस्था में राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं से भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इसी बात को मैटलैंड ने व्यंग्य भाषा में कहा है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। तो दो कथन यहाँ पे है। पहला कथन ये है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान जो राजनीतिक है राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है। इसी बात पर व्यंग करते हुए मतलब इस बात पे भी इन्होंने व्यंग किया है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इस बात पे किसने व्यंग किया है। तो आपका आंसर मैटलैंड हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है सीले का, ऑप्शन बी है लिकाक का, ऑप्शन बी है लिकाक का, ऑप्शन सी है पॉल जैनेट का और ऑप्शन डी है ब्लंट-सली का। तो किसका हो जाएगा दोस्तों? तो एक कथन हो जाएगा 45 का सी सही हो जाएगा, पॉल जैनेट का। एक कथन किसका है? पॉल जैनेट का। यह कथन है कि राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। पॉल जैनेट ने ये कहा है। व्याख्या देख लीजिए। राजनीतिक विज्ञान तथा अन्य विषयों के बीच संबंध के बारे में पॉल जैनेट का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? ऑप्शन ए है पायली, ऑप्शन बी है लिकाक, ऑप्शन सी है ऑस्टिन, ऑप्शन डी है CF स्ट्रांग। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 46 का आंसर डी आपका सही हो जाएगा, CF स्ट्रांग। तो यह कौन स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करता है? तो एक कथन है CF स्ट्रांग का, ऑप्शन डी सही है। व्याख्या देखते हैं। संविधान के महत्व के बारे में CF स्ट्रांग का मानना है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित
करते हैं। तो संविधान क्या है दोस्तों? तो संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करती है। आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के लिए सामान्य नियम हैं? कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिनको प्रभु संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। ये किसके अनुसार है ये बताना है। ऑप्शन ए है सालमंड के, ऑप्शन बी है ऑस्टिन के, ऑप्शन सी है डाइसी और ऑप्शन डी है हालैंड। तो किसके अनुसार है दोस्तों? तो 47 का डी सही हो जाएगा। ये कथन हालैंड के अनुसार है। हालैंड के अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं, जो कानून है वो बाह्य कार्यों के सामान्य नियम हैं जिनको प्रभु संपन्न राजनीति सत्ता लागू करती है। यह कथन याद रखेंगे, कोटेशन है, कोटेशन को जरूर नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देखते हैं, राज्य अपने सदस्यों के लिए जो निर्देशात्मक नियम बनाता है उन्हें हम विधि या कानून कहते हैं। हालैंड के अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिसको प्रभु संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। तो कोटेशन को याद रखिएगा, रट लीजिए, लिख लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, 48 नंबर, यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? ऑप्शन ए है राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत, ऑप्शन बी है राज्य की उत्पत्ति का प्रसंविदा सिद्धांत, ऑप्शन सी है राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वह राज्य की उत्पत्ति का वर्ग जो है वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष को ही अनिवार्य मानता है। ऐसा मानता है कि इसी के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, जब लोगों में क्या हुआ, वर्ग संघर्ष हुआ है। व्याख्या देखिए, एंगेल्स के अनुसार राज्य का अस्तित्व अनंत काल से यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा दोस्तों, इसको यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, देख लेते हैं आगे, ठीक है। एंगेल्स के अनुसार राज्य का अस्तित्व अनंत काल से नहीं है। ऐसे समाज भी रहे हैं जिनमें राज्य नहीं था, जिनमें राज्य या सर्वशक्ति जैसे सार्वजनिक शक्ति की कोई कल्पना ही नहीं थी। उसने स्पष्ट किया है कि राज्य की उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते के माध्यम से नहीं हुई है, न इसका निर्माण संपूर्ण समाज की इच्छा से हुआ है, बल्कि उसकी मतलब राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। तो ये जो मार्क्सवादी चिंतक हैं उनका मानना है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह क्या है, वर्ग संघर्ष और वर्ग विभाजन का ही परिणाम है। ऐसा नहीं है कि इसका ये सबको दरकिनार कर देते हैं, सामाजिक समझौते सिद्धांत को, दैविक सिद्धांत को, और इसके बाद जो विकासवादी सिद्धांत है सबको नकार देते हैं। कहते हैं वर्ग सिद्धांत जो है वर्ग संघर्ष और वर्ग की जो विभाजन था उसी का परिणाम ही क्या है, राज्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा इनका मानना है। आगे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है 49। किसने कहा लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। यह कथन किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। किसने कहा लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। ऑप्शन ए है CEM जोड, ऑप्शन बी है मैकफर्सन, ऑप्शन सी है विनस्टीन, ऑप्शन डी है ब्राइस। तो एक किसका कथन हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ब्राइस का, इसको याद रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं, आधुनिक लोकतंत्र की मुख्य धारा को उदार लोकतंत्र के रूप में पहचाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उदारवाद और लोकतंत्र की उत्पत्ति भिन्न परंपराओं से हुई है। मैकफर्सन का विचार है कि लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है, क्योंकि
लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। आगे चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? क्वेश्चन कई बार पूछा है। राज्य को आवश्यक तत्व नहीं माना है, भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। किसने नहीं माना है ये बताना है। ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है बिलोवी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 का डी सही हो जाएगा, बिलोवी। एक कथन बिलोवी का है कि जो है भूमि जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। व्याख्या देखते हैं। जब हम राज्य को एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन मानते हैं तब उसके मूल तत्वों का विवरण जरूरी हो जाता है। यही तत्व अन्य मानव समुदायों की तुलना में राज्य की अलग पहचान बनाते हैं। और ये तत्व क्या क्या हैं? ये तत्व हैं जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। लेकिन बिलोवी ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो क्वेश्चन बार बार ये पूछा गया है कि किसने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो आंसर हो जाएगा बिलोवी। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन। हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो के अंत तक आप आ चुके हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही खास हैं दोस्त, इसलिए आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।